नमस्कार। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान के लागू होने के साथ ही हजारों सालों की विरासत का यह मुल्क संप्रभु गणराज्य बन गया। शासन की एक प्रणाली के रूप में हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया और ये अपेक्षा की कि समय समय के साथ लोकतांत्रिक मूल्य भारतीय जनता की आत्मा के प्राण बनेंगे, आत्मा के साथ घुल मिल जाएंगे। संविधान के अस्तित्व में आ जाने के साथ ही इस देश में कई संस्थाएं अस्तित्व में आई, जैसे कि न्यायपालिका, संसद, कैग, सीबीआई, ईडी। कई संस्थाएं जो पहले से चली आ रही थी और कई संस्थाओं जिनका पहले से चली आ रही संस्थाओं का समय के अनुसार उनका रूप और स्वरूप बदला। इनमें से एक महत्वपूर्ण संस्था है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, जो 1 अक्टूबर 2025 से अपने 100वें वर्ष यानी शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगी। ऐसे में यह जान लेना बहुत जरूरी है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसके कार्य क्या है। हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि लोकतंत्र में यूपीएससी जैसी संस्थाओं का क्या महत्व होता है और यूपीएससी के समक्ष वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इतिहास औपनिवेशिक भारत के इतिहास के साथ जुड़ता है। यूपीएससी की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। यूपीएससी 1926 के तक आने से पहले भी भारत में अस्तित्व था, अलग अलग नाम के साथ। इससे पहले इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एफपीएससी कहा जाता था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना था। यूपीएससी की जड़ें औपनिवेशिक भारत के साथ जुड़ती है। आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स व्यापारिक के रूप में आए थे और 1757 से पहले भारत में ब्रिटिशर्स व्यापारिक के रूप में ही काम करते रहे और व्यापारी के रूप में काम करते हुए उन्हें किसी प्रकार की अफसरशाही की जरूरत नहीं होती थी। दैनिक व्यापारिक कार्यों में, जैसे लेखा कार्यों में, व्यापारिक कार्यों के लिए जिन कर्मचारियों की जरूरत हुई, उनकी जरूरत और उनकी व्यक्तिगत मेरिट के आधार पे और व्यक्तिगत वेतनमान तय करने के आधार पे उनको रख लिया गया। यानी कि एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी कंपनी के राज में भारत में एग्जिस्ट नहीं करती थी। जब जैसी जरूरत हुई वैसा वैकेंसी किया जाता था। 1757 में पलासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन, जो व्यापारिक शासन हुआ करता था, वो अब एक राज्य सत्ता के रूप में तब्दील हो गया और तब जरूरत हुई भारत में प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की। लेकिन अभी भी भारत में प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की रूपरेखा तय नहीं हुई थी। उस समय के कुछ गवर्नर जनरल जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली, इन लोगों ने भारत में सिविल सर्विसेज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में आए नए बदलाव के बैकग्राउंड में अंग्रेजी शासन ने अफसरशाही की भूमिका बदली और उसका ढांचा बदला। 1858 के पहले भारत में अंग्रेजी शासन के अफसरशाही का ढांचा लगभग मुगल कालीन ढांचे के जैसा ही था, लेकिन अब जब ब्रिटेन से भारत का डायरेक्ट प्रत्यक्ष शासन होने लगा, तब भारत में अफसरशाही के ढांचे की बदलाव की अपेक्षा हुई। इसके थोड़े से पहले 1854 में मैकाले कमेटी ने आधुनिक ब्यूरोक्रेसी की नींव रखी और उसकी रूपरेखा का एक ड्राफ्ट तैयार किया। लॉर्ड मैकाले ने इस दिशा में बहुत बड़ी छलांग लाई और महत्वपूर्ण सुधार किए। 1855 में ब्रिटेन में सिविल सर्विस कमीशन अस्तित्व में आया। ब्रिटेन में 1858 आते आते इसका अधिकार क्षेत्र उस समय के इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस तक विस्तारित कर दिया गया। यानी कि ब्रिटेन में जो सिविल सर्विस कमीशन बना, उसके अधिकार क्षेत्र को इंडियन सिविल सर्विस कमीशन तक विस्तारित कर दिया गया। आरंभ में इस आईसीएस की परीक्षाएं हुई, वो ब्रिटेन में आयोजित की गई और इसकी भर्ती की परीक्षा डायरेक्ट रखी गई, यानी कि लिखित परीक्षा और जरूरत पड़ने पर साक्षात्कार की प्रक्रिया रखी गई। क्योंकि यह परीक्षा ब्रिटेन में होती थी, इसके चयनित लोगों की ट्रेनिंग का काम ब्रिटेन में होता था, तो भारतीय अमूमन इस परीक्षा में प्रतिभागिता करने में असफल रहे। लेकिन पहले भारतीय जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने 1863 ईस्वी में आईसीएस क्लियर किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर, आप दर्शकों को जानना जरूरी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। आईसीएस में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है 1922 में, जब महात्मा गांधी और भारतीय नेताओं के दबाव के कारण ब्रिटेन में आयोजित होने वाले आईसीएस की प्रतिष्ठित परीक्षा भारत में आयोजित की जाने लगी। यानी 1922 से आईसीएस की परीक्षा ब्रिटेन और भारत दोनों जगह पे आयोजित की जाने लगी। 1924 में ली कमीशन आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन के अस्तित्व की बात करता है कि होना चाहिए, और इसी के सुझाव के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया और ये उम्मीद की गई, इसे जिम्मेदारी दी गई कि ये राज्य और फेडरल दोनों के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा, भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करेगा, और तब इस यहां से भारत में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत हुई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब यह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही कार्य कर रहा था और 1947 में देश के आजाद होने के बाद पहले भारत
भारतीय जिन्होंने इस कमीशन की अध्यक्षता की वो एच के कृपलानी थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। उनके बाद आर एन बनर्जी इस प्रतिष्ठित कमीशन के अध्यक्ष बने और 1949 से 1955 तक आर एन बनर्जी इस कमीशन के अध्यक्ष रहे और उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में ही भारत में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रूपरेखा रखी गई और एपीएसपी का नाम बदल के यूपीएससी कर दिया गया। पहले से चली आ रही जो आईसीएस परीक्षा थी उसका नाम बदल के आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया गया, जिसके लिए आज भारत के युवाओं का एक ड्रीम होता है, एक क्रेज होता है। ये यूपीएससी के बनने तक का इतिहास है जो 1926 से लेकर 1950 और उसके बाद आज तक का चला आ रहा है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी की संवैधानिक स्थिति क्या है और किस कार्य की उम्मीद, किस कार्य का दायित्व यूपीएससी को दिया गया है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब यह है कि वो संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में हुआ, जो संविधान के अनुच्छेदों, धाराओं से अपनी शक्तियां और अपने पावर तय करते हैं। इनकी विशेष स्थिति होती है, जैसे कि संसद, जैसे कि न्यायपालिका, जैसे कि कैग, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत का निर्वाचन आयोग। ये वो संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में हुआ है, अर्थात ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आर्टिकल 320 के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख है और इस रूप में आर्टिकल 320 यूपीएससी को शक्तियां देता है, दायित्व देता है, जिम्मेदारी देता है और यूपीएससी को एक संवैधानिक संस्था बनाता है। यूपीएससी इस देश में दो प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करती है। सामान्यतः इसका काम केंद्र और राज्यों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना, उनका दिशा निर्देश तैयार करना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये डिफेंस सर्विसेज के लिए भी भर्ती की प्रक्रिया आयोजित करता है। 2022-23 जो यूपीएससी की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार यूपीएससी देश में 15 प्रकार की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। 11 उप भर्ती परीक्षाएं सिविल सर्विसेज की यानी नागरिक सेवा से और 4 जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो डिफेंस सर्विसेज की है यानी कि रक्षा सेवाओं से संबंधित है। इन 15 परीक्षाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक प्रतिष्ठित, जिनके लिए युवाओं का स्वप्न होता है, जिसके लिए वो दिन रात जागते हैं, मेहनत करते हैं, सपने बेचते हैं, अपनी जिंदगी और जवानी कुर्बान कर देते हैं, वो परीक्षा है इंडियन सिविल सर्विस यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे शॉर्ट में सीएससी कहते हैं। और इस परीक्षा के तहत देश के कुछ लोकप्रिय जो सेवाएं हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये लोकप्रिय परीक्षाएं हैं। इस परीक्षा का क्रेज इतना है कि लगभग हर साल 10 लाख अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं और लगभग 700-800 लोगों का चयन अंतिम रूप से हो पाता है। यूपीएससी का मुख्यालय शाहजहां रोड दिल्ली के धौलपुर हाउस में, और उसका भी एक इतिहास है। ये जो धौलपुर हाउस है, ये धौलपुर के राजा उदय भान जी का महल हुआ करता था और उदय भान जी ने जब अपनी रियासत को भारत के साथ विलय कर दिया तो उनका ये जो महल है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर बना और राजा साहब को भारत के किसी राज्य का गवर्नर बना। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का महत्व क्या होता है, संवैधानिक संस्थाएं क्यों जरूरी होती है, यूपीएससी जैसी संस्थाओं का क्या रोल होता है। दरअसल संवैधानिक संस्थाएं ही लोकतंत्र की जान होती है। किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की, किसी दल की मनमानी से बचाने के लिए, क्योंकि राजनीति में दल आते जाते रहते हैं, शासन बदलते रहते हैं, लेकिन ये संवैधानिक संस्थाएं ही टिकी रहती है और यही लोकतंत्र के मूल उद्देश्य के साथ होती है। तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र को चिरजीवी बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है, उसको गहराई देती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये संविधान से प्रेरणा लेती है। इनका उल्लेख संविधान में है, इनकी शक्तियों का, इनके कार्यों का, इनकी जिम्मेदारियों का, इनके अधिकार का, इनका उल्लेख संविधान में अक्षरशः किया गया है। इस कारण इनके ऊपर, इनके कार्यों के ऊपर, जिम्मेदारियों के ऊपर आसानी से सीमित कर पाना, प्रतिबंध लगा पाना मुश्किल होता है। इसलिए ये लोकतांत्रिक संस्थाएं शासन में पारदर्शिता लाती हैं, उत्तरदायित्व लाती हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, आप लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, तो संवैधानिक संस्थाओं के महत्व को और उनकी चिरंजीविता को बनाए रखें, बचाए रखें। 21वीं शताब्दी में आज यानी कि आज लोकतंत्र के समक्ष, यूपीएससी के समक्ष विशेष रूप से क्या चुनौतियां हैं। दरअसल 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार यूपीएससी को बदलने की जरूरत है। अब यूपीएससी चूंकि 100 साल का हो चुका है, तो यूपीएससी को ठहरकर कुछ सोचने की जरूरत है कि क्या हम 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ब्यूरोक्रेट तैयार कर पा रहे हैं, और अगर नहीं तय कर पा रहे हैं तो हमें क्या परिवर्तन की अपेक्षा है। हमारे ब्यूरोक्रेट ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर नागरिक चेतना हो, नागरिक भावना हो, जो नागरिक को सर्वोपरि रखे और उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो, समय और परिस्थितियों के अनुसार वो नवाचार कर सके, जहां जरूरत हो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग लेने की क्षमता हो, वो नवाचार कर सके, वो हमारी राजसत्ता के, वो हमारे नेताओं के जी हुजूर में, उनके दबाव में कार्य न करके अपने नैतिक बल और नेतृत्व क्षमता के बल पे काम करे। ऐसे ब्यूरोक्रेट तैयार करने के लिए यूपीएससी को काम करना चाहिए। यूपीएससी के ऊपर एक बड़ा सवाल साक्षात्कार की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता को लेकर लगा रहे हैं। यूपीएससी को जरूरी है कि ऐसे तकनीक ईजाद करे जिससे इंटरव्यू यानी जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसकी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे और उसके अंदर लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे। पारदर्शी प्रक्रिया, आप जानते हैं कि यूपीएससी के अंदर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। पारदर्शिता से ही विश्वसनीयता आती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लीजिए कि जब पीटी के एग्जाम होते हैं तो उनके मार्क्स अंतिम रिजल्ट के बाद डिक्लेयर किए जाते हैं। जरूरी है कि पीटी के एग्जाम के साथ कितना का कट ऑफ गया, कितने अभ्यर्थियों के मार्क्स कितने आए हैं, वो भी डाल दिया जाना चाहिए। आप सूचनाएं साझा करेंगे तो पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके साथ साथ यूपीएससी की परीक्षा लंबी होती है, लगभग 1 वर्ष की भर्ती प्रक्रिया चलती है, जिसके लिए लगभग 18 महीने आपको रिजिड, बहुत ही आध्यात्मिक रूप से, बहुत ही मेहनती रूप से उसकी तैयारी करने की जरूरत होती है। तो इस लंबी अवधि प्रक्रिया को, ये जो
भर्ती प्रक्रिया की जो लंबी प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा संक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हमारे मानसिक तनाव को, युवाओं के अंदर मानसिक तनाव को बढ़ावा देती है। तो इसके लिए जरूरी है कि भर्ती प्रक्रिया के ऊपर विचार किया जाए। सुदूर क्षेत्र, भारत के ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, भारत के वैसे क्षेत्र जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा भी होते हैं, उन क्षेत्रों की भी उचित प्रतिनिधित्व की बात यूपीएससी के अंदर होनी चाहिए। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि यूपीएससी के हब के रूप में महानगर विकसित हो रहे हैं, कोचिंग संस्थानों का जाल हो रखा है। तो इन कोचिंग संस्थाओं के जाल से, उसके तनाव से अभ्यर्थियों को कैसे बचाया जा सके और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसके लिए यूपीएससी को प्रयास करना चाहिए। और अंत में यूपीएससी को उच्च नैतिक मानवीय मूल्य बनाए रखना चाहिए। आज देश में भ्रष्टाचार बहुत आम समस्या हो गई। ऐसे में बहुत जरूरी है कि यूपीएससी अपनी भर्ती प्रक्रिया और अपनी ट्रेनिंग प्रक्रिया में ऐसे मानकों का पालन करे जैसे उच्च नैतिक मानवीय मूल्य बनाया जाए, रखा जा सके और भारत की लोकतंत्र को, भारत की जनता को लंबे समय तक सेवा दी जाए। नमस्कार, धन्यवाद।